देखो आज हम लोगों की पहली क्लास है जीएसटी, जो आपका सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी अगेन, वैसे मैं जीएसटी नहीं बोलूंगा इस सब्जेक्ट को, मोर प्रॉपरली मैं बोलूंगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसलिए बोलूंगा बेटा क्योंकि यहाँ आपका जो टोटल 5 यूनिट का मैटर, आपको पता है 5 यूनिट होती हैं, उसमें से शुरू के जो 4 यूनिट हैं वो तो हैं आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो यूनिट नंबर 5 आपका है वो है आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ऐसे करके कुल मिला के 5 यूनिट का आपका ये सिलेबस है। अगेन प्रैक्टिकल है पूरा, है ना। पर पेपर को देख के आजकल तो क्या है, मेरे को बोलने में डर लगता है कि क्या आएगा। अब जैसे आप लोगों का जो अभी पेपर हुआ उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे, कितनी यूनिट में थ्योरी आई, एक तो सेकंड में थ्योरी आ गई और सेकंड में आई, पहले में प्रैक्टिकल था, सेकंड में थ्योरी थी, थर्ड में एक प्रैक्टिकल था, फोर्थ में था, फिफ्थ में था, पर एक थ्योरी आया। ऐसे मैं आपको बताऊं, इस बार आपने जब स्टैट्स का पेपर दिया था, इस बार भी बच्चों ने स्टैट्स का पेपर दिया, इस बार स्टैटिस्टिक्स में 5 में से 3 यूनिट फुल प्रैक्टिकल थी। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ थ्योरी। अगर आपके किसी दोस्त ने बैक का पेपर दिया तो उसको पूछना, हालत खराब होगी जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा। ये मतलब यूनिट नंबर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दो दो प्रैक्टिकल, कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों में से प्रैक्टिकल, इधर से अपने मीन मॉड मीडियन और स्कीवनेस, नहीं मीन मॉड मीडियन में प्रैक्टिकल था और एक थ्योरी था। सेकेंड यूनिट में आता है आपका डिस्पर्सियन और स्कीवनेस आता है, दोनों प्रैक्टिकल, है ना, और इधर पूरा प्रैक्टिकल। और भगवान तुम्हारा भला करे, इधर इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज दोनों प्रैक्टिकल, और फिफ्थ यूनिट में प्रोबेबिलिटी और थ्योरी था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप पेपर उठा के देखना ना, तीन तीन यूनिट में प्रैक्टिकल और 2 में थ्योरी। तो इससे ये बात तो वही वाला मैटर है कि हैंस प्रूव विदाउट प्रैक्टिकल यू कैन नॉट सर्वाइव। भाई प्रैक्टिकल तो पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको लास्ट से भी जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे मैंने बोला था कि जब आप पढ़ते रहते हो ना तो प्रैक्टिकली पढ़ते पढ़ते क्या आपको थ्योरी लिखने में भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या लिख रहे हो। अगर आप डायरेक्ट मान लो आज आपने हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी टाइम करा, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं, आप एनएवी ठीक है रट के तो आप चले गए, बट हो सकता है आप गलती से पहले वहां पे एनएवी निकाल दो, बाद में जीएवी निकाल दो, ये कर सकते हो आप अगर आप रट के गए हो। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ के गए हो तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे, आप पहले जीएवी निकालोगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, एनएवी निकालो। ठीक है, हाँ जी। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगेन वही 4 यूनिट हमारे पास है। देखिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वैसे बेसिकली कि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए टैक्स क्या होता है, इनकम के एक्सपेंस। भारत सरकार के लिए क्या है ये, इनकम, और आपके लिए क्या है ये। अच्छा, टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, रीजन क्या होता है। दिमाग खराब, नॉनसेंस आंसर। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हैं इंडिया में भी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब अगर आप अमीरों को बोलोगे कि भाई गरीबों को खाना खिला दो तो वो नहीं खिलाएंगे, और खिलाएंगे तो अपना टैग लगा लगा के खिलाएंगे, बैनर लगा लगा के देखो हमने खाना खिलाया, है ना। जैसे लोग भंडारे में दान करते हैं, हमने इतने रुपए दान किए, है ना। मैंने तो अभी एक एक जगह में गया और बड़ा अजीब सा लगा। अभी जन्माष्टमी थी, लास्ट मंथ तो मैं जन्माष्टमी गया था मंदिर में। मजे की बात देखो, आप वहाँ भगवान, और भगवान के नीचे वो उनका इंसिडेंट लिखा हुआ था कि भाई ये कृष्ण का जन्म है, ये फलाना युद्ध है, ये है नीचे, है ना। और उसके ऊपर उसके स्पॉन्सर का फ्लैग लगा हुआ, फ्लैग्स, यानी कि भगवान के ऊपर पहले देने वाला है, फिर भगवान है, और फिर नीचे उनकी इंसिडेंट है। ठीक है, तो हाँ, और ऐसे मूर्ख पूरे लगाने वाले, उन मूर्खों ने भी नहीं सोचा, कमेटी मेंबर ने, कि इसको कैसे लगा रहे हैं अपन। तो इसलिए क्या है, जो टैक्स है वो बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि अमीर लोग क्या है ऐसे टैक्स देते नहीं है, पैसा देंगे नहीं ना यार, निकलता नहीं है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है टैक्स का, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप समझें, अमीरों से पैसा लेना, गरीबों के ऊपर खर्च करना, सिंपल एंड लॉजिकल, ये टैक्स का ऑब्जेक्ट होता है। भाई सरकार को खर्चा चलाना है ना, सरकार को अपने कर्मचारी पालने हैं, उनको तनख्वाहें देनी है ना, तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो टैक्स से आते हैं। ठीक है, तो टैक्स का ऑब्जेक्ट होता है गवर्नमेंट का ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरा करना और
सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो लोअर इनकम क्लास हैं, ठीक है, जो सर्वाइव करने में मुश्किल हो रही है, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत जो आप पार करके आ चुके हो, वो सब्जेक्ट आपका खत्म हो चुका है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, है ना, जिसमें मेन एग्जांपल आपका इनकम टैक्स होता है, वो आप पढ़ चुके हैं। क्या, किस बात का? देख एक बात बताऊं, मेरी दादी थी ना, मेरी दादी बोलती थी कि बेटा शुभ शुभ बोलना चाहिए, जवान पे एक बार है ना दिन में सरस्वती का निवास होता है। एक बार आप नोट करना, दिन में एक बात वो जरूर सच होगी जो आप बोल रहे हैं, तो इसलिए बेटर है बढ़िया बढ़िया बोले। मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, आईफोन आएगा मेरे पास, मैं आईफोन लूंगा, है ना, मैं इस कंपनी का चेयरमैन, बोलने में क्या जा रहा है, बोलो ना, अच्छा बोलो ना। ठीक है, तो टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस बंदे की टैक्स देने की लायबिलिटी है, वही बंदा उसको पे ऑफ करेगा। मान लो आज मैं अगर कुछ पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स अगर कोई इनकम कमा रहे हैं, तो उस पर टैक्स आपके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। तो यानी कि जिसकी टैक्स देने की लायबिलिटी है, पे भी वही पर्सन करता है। और डायरेक्ट टैक्स का जो सबसे मेन एग्जांपल है, वो होता है बेटा आपका इनकम टैक्स। ठीक है, कंपनी इस पे लगेगा तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं हम लोग, हमारी इनकम पे लगता है तो इनकम टैक्स बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक आध बच्चा बोल रहा है डाउट है, बाकी तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे पास हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं पेपर के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की। देखो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, पढ़ा है कभी आप लोगों ने? क्या होता है? हाँ, क्या? बिल्कुल, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है बेटा, दैट मीन्स वेयर द लायबिलिटी ऑफ टैक्स विल बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। यानी कि जहां पे टैक्स चुकाने की लायबिलिटी, पहले एक बंदा टैक्स चुकाएगा, फिर वो बंदा उस टैक्स का पैसा दूसरे से ले लेगा, फिर दूसरा बंदा तीसरे से लेगा, तीसरा बंदा चौथे से लेगा। ये कैसे चलता है, हम एक छोटा सा एग्जांपल या कोड करते हैं, उससे इसको समझते हैं। मान लीजिए मार्केट के अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। मिस्टर ए जो हैं वो बेटा गुड्स के प्रोड्यूसर है, गुड्स को बनाते हैं। मिस्टर बी जो हैं वो गुड्स के होलसेल डीलर हैं, थोक व्यापारी हैं। मिस्टर सी उसी गुड्स का रिटेल डीलर है। और मिस्टर डी यानी कि कंज्यूमर। तो अब आप बात को समझिएगा, मान के चलिए मिस्टर ए जब ये गुड्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा होगा। जब ये रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे, तो मान के चलिए इन्होंने गुड्स जो खरीदा, इनके लिए जो कॉस्ट था वो था कितने का, 100 रुपये का। मैं जीएसटी का रेट मान लेता हूँ 12%। ठीक है, तो इन्होंने जीएसटी पे करा भाई, टैक्स पे करा, कितना पे करा, 12%। यानी कि इनकी जेब से कितने पैसे लगे, 112 रुपये लग गए। अभी क्या है, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को गुड्स बेचा, इन्होंने गुड्स बेचा है 160 में, 160 रुपए में। अभी भी 12% टैक्स लगाएंगे। 160 का 12% निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है बताओ? 160 का 12% 19.2, है ना, मैं टैक्स सेम ले रहा हूँ सब जगह 12%, 19.2। यानी कि 19.2 का ही टैक्स लगाएंगे। यानी कि मिस्टर ए जब मिस्टर बी को गुड्स देगा, तो कितने में देगा भाई, 179.2। ठीक है, ये गुड्स ए ने बेचे, किसको बेचे, बी को। अच्छा, जो ए के लिए सेलिंग प्राइस था, वो बी के लिए क्या बन जाएगा? तो बी क्या बोलेगा कि यार मेरी कॉस्ट तो है 160 रुपये, मैंने टैक्स दिया है 19 रुपये और 20 पैसे का, यानी कि मुझे गुड्स कितने का पड़ गया, 179.20 का पड़ गया। अब मान लो ये जो होलसेलर है, ये रिटेलर को यही माल 200 रुपये का देता है, तो 200 रुपये का देता है, तो 200 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 200 रुपये का 12% निकालेंगे तो 24 रुपये आएगा। यानी कि आपने रिटेलर को ये माल दिया, रिटेलर को ये माल कितने का दिया, 224 का। ये होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये रिटेलर के लिए क्या है, अरे बोलो ना, रिटेलर के लिए क्या है ये, रिटेलर की कॉस्ट है कितना, 224। मानते हैं आपके रिटेलर जो है वो इसको 300 रुपये में बेचता है, इसका प्राइस 300 रुपये है, और 300 का 12%, यानी कि ये कंज्यूमर को कितने में बेचता है,
एडिशनल बेचता है। जो इसका सेलिंग प्राइस वो कंज्यूमर का परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। कंज्यूमर यानी कि मिस्टर डी, है ना, ई फॉर डोंकी आप बोल सकते हैं। कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया है? अब आप बात समझिए, यहाँ टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? टैक्स लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, तो हम लोग बोलते हैं नेट टैक्स पेबल, है ना, यानी कि टैक्स लायबिलिटी। तो बाबू टैक्स लायबिलिटी निकालने का तरीका होता है बेटा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो बोले सर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का क्या मतलब? आउटपुट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन सेल्स, इनपुट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन परचेज। तो टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेज। बोले सर क्या मतलब है? समझना बात को। हम बात करते हैं मिस्टर ए की। मिस्टर ए ने अपने कस्टमर से कितना रुपया टैक्स के नाम पे लिया? क्या ये 19 रुपये 20 पैसे मिस्टर ए का राइट है? क्या 19 रुपये 20 पैसे में? नहीं है भाई, टैक्स तो किसकी इनकम होती है? सरकार की। मिस्टर ए की लायबिलिटी है कि 19 रुपये 20 पैसे किसको दे के आए? गवर्नमेंट को दे के आए। लेकिन मिस्टर ए को सरकार ने एक राइट दिया, बोले मिस्टर ए अच्छा बच्चा है, पूरा काम बिल से कर रहा है, सारा काम बढ़िया कर रहा है। तो मिस्टर ए को बोला कि बेटा एक काम कर, तेने जो पहले टैक्स पे किया था ना, वो टैक्स तू माइनस कर ले। तेने भी तो दिया था, तू अपनी जेब से क्यों दे रहा है? तेरे को मिले कितने टैक्स के नाम पे? 19 रुपये 20 पैसे। तेने टैक्स के नाम पे दिए कितने थे? 12 रुपए। तो बोले एक काम कर, तेने जो टैक्स के पैसे दिए हैं वो काट ले। एने कहा वाह यार ये बढ़िया। एने कहा देखो सर मैंने आपके लिए अमाउंट वसूला 19 रुपये 20 पैसे, लेकिन मैंने भी चुकाया। कितना चुकाया? तो इसका मतलब मिस्टर ए भारत सरकार के खाते में कितना पैसा जमा कराएगा? 7 रुपये और 20 पैसे जमा कराएगा। क्यों कराएगा? 12 रुपये तो उसने किसी और को दिए थे ना। मान लो मैं हूँ मिस्टर है, मैंने आपसे कुछ खरीदा था, तो मैंने आपको दिए 12 रुपये, फिर मैंने इनको सेल करा, तो मैंने इनसे लिए थे 19 रुपये 20 पैसे, और आपको कितने दिए थे? 12 रुपये। मैं गया सरकार के पास, दोनों अमाउंट लेके, मैंने कहा गवर्नमेंट क्या करना है इसका? 19 रुपये 20 पैसे मेरे पास हैं और 12 रुपये तो मैं भी दे के आऊँ। सरकार ने कहा देखो आप जेब से मत दो, कोई जरूरत नहीं जेब से देने की, आपके पास 19 रुपये 20 पैसे हैं, आपने कितना पे किया था? 12 रुपये, वो माइनस कर लो, हमें कितना दे दो? 7 रुपये 20। ये तो ये नहीं दिए। अब अगर मैं इसी फंडे पे आपसे पूछूं कि बताओ, जब बी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी, अगेन फॉर्मूला विल बी द सेम, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मिस्टर बी ने टैक्स के नाम पे कितने पैसे दिए थे? भी 19 रुपये 20 पैसे। और मिस्टर बी ने अपने कस्टमर से पैसे लिए कितने? तो आप बता सकते हैं क्या मेरे को मिस्टर बी को कितना पैसा देना पड़ेगा? इट इज द डिफरेंस ऑफ 24 माइनस 19.2। यानी कि बी बोलेगा भारत सरकार को सर 24 रुपये मैंने आपके लिए वसूल किए हैं, लेकिन सर मैंने ना आपके लिए 19 रुपये 20 पैसे मैंने दिए भी थे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है रो मत, दिए थे तो काट ले तेरे पैसे। तो मिस्टर बी कितने पैसे जमा कराएगा? 4 रुपये 80 पैसे। अब आप मजे की बात समझो, ए का हो गया, बी का हो गया, भैया सी कितने पैसे जमा कराएगा? देखो तो अगेन वही नाटक, सी ने अपने कस्टमर से कितना पैसा लिया टैक्स के नाम पे? कितना पैसा लिया? 36 रुपये। और सी ने खुद कितना चुकाया था? तो अभी सी क्या बोलेगा कि सर मेरे को भी फायदा, और सी को बोला सरकार ने ठीक है ले लो आप। तो बोले आपने कितना चुकाया? सॉरी आपने कस्टमर से कितना लिया? 36। और आपने कितना चुकाया था? 24 आपने चुकाया था ना, यानी कि आप कितना दे दो? देखो ये मैंने बात करी है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की। मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे, क्या यहाँ इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं या सिर्फ जो कस्टमर से पैसे लिए थे वो नेट ऑफ करके पास ऑन कर दिए? बताइए। बोलो, जेब से कुछ दिया क्या इन्होंने? इनके बाबा जी का कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे। इन्होंने तो क्या करा, जो कस्टमर से लिया, जो सप्लायर को चुकाया, नेट ऑफ किया और दे दिया। अब मैंने बोला था ना मिस्टर डी फॉर डोंकी, मुझे भी दुख होता है क्योंकि मैं भी तो कंज्यूमर हूं ना। तो मिस्टर डी और हमने इस बेचारे को देख बेटा तू हो गया डोंकी। बोले सर मैं कैसे डोंकी हो गया? देखना आप, मिस्टर डी ने कितना टैक्स चुकाया? लेकिन मिस्टर डी जो है, इन्होंने मान लो शैम्पू की बोतल खरीदी थी, इन्होंने तो उसका ढक्कन खोला, काम में ले लिया, खत्म। क्या मिस्टर डी ने आगे किसी को सेल किया? क्या नहीं किया। इसलिए मिस्टर डी ने
जब ये बॉटल शैम्पू की बॉटल खरीदने के लिए 336 रुपये उन्होंने दिए थे, तो उसमें 36 रुपये किस चीज के दिए थे उन्होंने? दिए थे उन्होंने। लेकिन क्या इनको कोई इनपुट वापस मिला? क्या कोई बेनिफिट? कुछ भी नहीं मिला। ये कहाँ जाएंगे? इन्होंने किसी को बेचा थोड़ी ना। तो अब आप देखो, अगर मैं बोलूं कि मिस्टर डी ने कितना चुकाया, तो मिस्टर डी बेचारा हमारा भोला भाला कस्टमर कितने रुपए चुकाया उसने? दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हाँ बोलो। देखो भाई, हमारी फर्म के अंदर कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, है ना। देखो, हम लोग जीएसटी क्लेम करते ही नहीं ना। अब हम जीएसटी क्लेम करते क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। हम खुद ही तुमसे लेते हैं क्या जीएसटी? ले तुम्हारे सालों जीएसटी जो फीस है 5,000 18% और बढ़ा दो 900 रुपये ले क्या? फिर करोगे सारे जाके, क्या मतलब है? समझ ही नहीं रहे बात के। नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। देखो अलग अलग चलते हैं। हाँ चलो, तो हम बात क्या कर रहे थे कि यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? कस्टमर ने। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक बात समझो आप, ये जो आप इनपुट टैक्स माइनस कर रहे हैं 12 रुपए 19 रुपये, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। यानी कि इसका जो घर का नाम हमने रखा है वो रखा है आईटीसी। तो सरकार बहुत होशियार है। सरकार पता है क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, बिल दे रहे हो, बिल ले रहे हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब तुम हमारे पास इस तरीके से आओगे ना, ये अपना लेखा जोखा लेके, तो कृपया करके अपने सेल्स के बिल और परचेस के बिल सब लेके आना। अगर आपके पास कोई बिल नहीं है, तो आपको, मान लो मिस्टर ए ये बोल रहा है कि सर मेरा तो सर ये जो 12 रुपए का बिल था ना, ये 112 का, सर ये तो गुम गया, तो पता नहीं कहाँ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो बोले ये भी पता नहीं कहाँ गया। मैंने कस्टमर से कितने लिए? 19 रुपये 20 पैसे लिए थे ना, पूरे 19 रुपये 20 पैसे मेरे को दे दे। तो ध्यान रखें, बिल संभाल के रखने पड़ते हैं। इसलिए आपने देखा हो कई बार टीवी में जब आता है एक सोशल एड, तो उसमें आता है हर चीज़ का आपको बिल लेना चाहिए। दुकानदार को बोलो, दुकानदार से बिल मांगो आप। देखो, अगर आप किसी भी दुकानदार को फोर्स करोगे ना बिल के लिए, वो बिल दे देगा, मना नहीं करेगा। पर सीधा सा उसका हिसाब किताब बोलेगा ठीक है आपको बिल लेना है ले लो, मेरा इतना टैक्स बनता है वो दे दो आप। तो फिर ये बात आती है, कस्टमर क्या बोलता है? अरे रहने दे यार, मिल जाएगा, करे तेरे पास सस्ता मिलना चाहिए मैं तो कुल मिला के। ऐसा तो कर दो आप। मान लो आपने कभी ज्वेलरी खरीदी और आपने ज्वेलरी लगा, अरे बिल दे रहे, बिल दे। उसने कहा अच्छा बिल चाहिए, कितने का? बोल 10 लाख का। बोला ठीक है 5% टैक्स है, निकाल 50,000। तो गुप्ता जी ने कहा अरे यार आप तो बुरा मान गए यार, कोई बात नहीं, बिल आपके पास रखो, मुझे तो ज्वेलरी से मतलब, मैं तो ले जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो माइनस करने का राइट है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यानी कुल मिला के आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे सारा, तो आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए ने अपना टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डाला? बी ने अपना बर्डन, और सी ने फाइनली किसको टोपी पहना दी? इसको टोपी पहना दी मिस्टर डी को। ठीक है, अब मिस्टर डी को कंज्यूम कर रहा है, तो आगे किसी को पास ऑन कर नहीं पाए। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, व्हेन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन विल बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग पढ़ेंगे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये दो तरह के मेन जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो आपके काम में आएंगे। और जिन बच्चों का, आपका कोई बच्चों का प्रोफेशनल कोर्स भी आप लोग कर रहे हैं साथ में, सीए में जो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लासेस बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आप जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है, ये सीधी एडवांस लेवल पे जाके चालू होती है। बेसिक बेसिक नहीं होता वहाँ सीधा मामला एडवांस चालू होता है। बेसिक पढ़ने का फायदा मिलता है। मान लो जैसे आपने फाउंडेशन दिया, अब फाउंडेशन मान लो आप बीआरएस है, डेप्रेशिएशन है, ये चैप्टर 11 12 के पढ़े होते हैं, कंफर्ट लेवल आता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है आपका। लेकिन जब आप 11 12 में पढ़ते हो तो उतना कंफर्ट लेवल पहले नहीं आता, कंफर्ट लेवल बाद में आता है। तो ऐसे जब आप ये बीकॉम वगैरह की क्लासेस कर लेते हो ना, तो जब आप प्रोफेशनल क्लास करते हो, तो वहाँ जैसे मेरे ख्याल से अगर आपकी कॉस्ट चल रही हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टैक्स चल रहा होगा, तो क्या है ना, बात जल्दी खोपड़ी में घुसती है फटाफट से कि यार ये टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका क्या मीनिंग आ रहा है। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो अच्छे से पढ़ेंगे पूरा साल।
एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि सर ये कोर्स कितने टाइम में हो जाएगा हमारा, तो मैं आपको बता दूं लगभग लगभग 70 to 80 क्लासेस का कोर्स है, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिक मैं सारे कराऊंगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि महीने में हम 25 क्लास ही ले पाते हैं, मतलब 20 से 25 के बीच में हमारी क्लासेस होती हैं, तो लगभग आप मान लो 3 महीने का टाइम पीरियड इसका लेके चलना, ठीक है। थैंक यू। वन शॉट के बारे में फिर बात करें, मैं खुद चाहता हूँ बनाना, यस एग्जैक्टली। उसके लिए पता है आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक काम मेरे साथ ही करना पड़ेगा कि जैसे ही आपकी एक यूनिट खत्म हो जाए, हम अगली यूनिट बनाने के पहले एक पूरी यूनिट का वन शॉट बना लेंगे। अब आप मेरे से हाथों हाथ बनवा लोगे तो मैं बना दूंगा, एंड में तो मुझे मौत आती है, तुमको पता है, मतलब मौत क्या आती है, दूसरी क्लास बहुत होती है, फिर वो उसमें टाइम निकलता नहीं। तो बेटर है जैसे अभी आपका इनकम टैक्स था, उसमें अपने वो हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन क्लास डाला, पीजीपीपी का, या जिसका अब जिसका बन गया उसका बन गया, नहीं बना तो जय श्री राम, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे फिर आगे।